तो हेलो एवरीवन, अपन आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। टाइटल है इसका ब्रेकआउट स्टॉप्स एंड रिट्रेसमेंट्स। ठीक है। सो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट आप ये सब पढ़ सकते हैं, मैं मेन मेन चीज़ें ही सिर्फ बताऊंगा आपको कि ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स रिक्वायर्स अ ट्रिकी बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड कन्विक्शन। स्पीड मतलब कि आपका जो ट्रेंड है वो कितने तेजी से, या फिर तेजी तेजी तो लिखा ही हुआ है, मतलब कितने तेजी एंड कन्विक्शन से आ रहा है। मैं डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से बता पाता हूँ, रुको। कि आपका, ठीक है, ऐसे कोई एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक, ठीक है, बट यहाँ से उसने ऐसे ऐसे करके ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब थोड़ा सा उसने एक अप ट्रेंड का एक सिग्नल दिया। अब देख रहे हैं, उसने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर उसने ब्रेकआउट दिया। तो इसके कहने का मतलब है कि ये स्पीड है आपकी। ठीक है, अगर आपका, मान के चलो, ऐसे 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 हो रहा था एंड बस ऐसे ही करके निकल गया, मतलब यहाँ पे उसने ज्यादा उस स्पीड से नहीं आया। यहाँ पे उसने ना लोअर लो बनाया ना, एक एक सिर्फ आपको यहीं पे दिख रहा होगा, बट उसके पहले तो ऐसा था ही नहीं कि कोई प्रायर अप ट्रेंड हो, तो स्पीड नहीं थी। स्पीड एंड कन्विक्शन इसी चीज से आती है कि उसका प्रायर ट्रेंड क्या था। आप अगर ट्रेंड, बिकॉज ट्रेंड इज अ फ्रेंड, इज योर बेस्ट फ्रेंड वाला वो जो केस था आपका, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। अगर आपका अप ट्रेंड है तो ब्रेकआउट भी आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। अगर आपका डाउन ट्रेंड है, ऐसे करके, एंड अगर आपका जो प्राइस है ऐसे 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 करके, मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग आपका ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है। तो ट्रेंड की डायरेक्शन में, ट्रेंड की जो स्पीड है, ट्रेंड से ही कन्विक्शन आता है, वही चीज आपको वापस से बताई गई है। अब अपन आते हैं कि इसमें फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकआउट को स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं अपन। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं, जैसे अपना ऐसे ट्रेंड आया, बट वो वापस से नीचे आ गया एंड फिर इसी में फंस गया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, बिकॉज मेन बेसिक तो आपका यहाँ पे था, इस पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ ब्रेकआउट हुआ आपका, जहाँ ब्रेकआउट का क्या मतलब है कि किसी भी एक रेंज से प्राइस का निकलना, चाहे वो ऊपर की तरफ हो तो ब्रेकआउट, अगर वो नीचे की तरफ हो तो ब्रेक डाउन। ठीक है, तो अगर वो फॉल्स सिग्नल दे रहा है, ठीक है, ऐसे, तो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप होंगे। और अगर उसने ऐसे करके ऐसा कुछ कर दिया, मतलब ब्रेक डाउन करके इस पॉइंट पे आपको वो वापस से आपकी रेंज में आ गया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आपके प्रॉफिट इससे इरोड हो सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ लिखी गई है कि इफ़ यू एक्ट टू क्विकली, आप विदाउट कंफर्मेशन बहुत जल्दी किसी ट्रेंड में घुसने, आप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन में घुसने का ट्राई करेंगे या फिर उसको कैच करने का ट्राई करेंगे, तो हो सकता है कि आप फॉल्स ब्रेकआउट या स्पेशलिस्ट के विक्टिम बन जाएं। बट इफ यू वेट टू लॉन्ग फॉर कन्विक्शन, तो ये भी हो सकता है कि आप आपका प्रॉफिटेबल वाला पार्ट जो है वो मिस कर दें। ठीक, तो ये कहने का मतलब था। अपन एग्जांपल से देखते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट का एग्जांपल देखेंगे। तो मैंने वीनस रेमेडीज का चार्ट लगाया हुआ है। अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर कि दिस इज टोटली फॉर एजुकेशनल पर्पस, मेरा कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर चार्ट यूज करना सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आपको एग्जाम्पल से मैं समझा पाऊँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, और ये मेरे को एग्जाम्पल ऐसा मिला कि इसके अंदर आप ब्रेक डाउन भी देखो तो ये फॉल्स ब्रेक डाउन हुआ। पहले आप ये देखिए कि ये रेंज में फंसा हुआ था, यहाँ तक की रेंज में। तो अगर आप ऐसे देखिए, वैसे मैं रिप्ले वाला भी कर सकता था, बट मेरे कुछ चीजें हैं उसमें, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बिगड़े। बट आप ऐसे देखिए कि अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं इस दिन पे, तो आपको सिर्फ यही कैंडल दिख रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो ब्रेक डाउन हो गया है, अब मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, शॉर्ट पोजिशन खड़ी कर देता हूँ या पुट वगैरह ले लेता हूँ। एंड आपका फिर आप धीरे धीरे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे और हरी कैंडल आ गई। मे भी हो सकता है कि हरी कैंडल के बाद नीचे चला जाए अब, बट वो उसने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था यहाँ पर, तो वो वापस से प्राइस ऊपर आ गया।
अब आप इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे लगा कि यार इतनी बड़ी अच्छी हरी कैंडल आई है मारूवुजू, अपना 10% की कैंडल बन गई है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपना इसने ब्रेकआउट दिया है, बट अगेन वापस से धीरे धीरे करके ये इसी रेंज के अंदर आ गया। तो यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो आपको खुद की मतलब मेथड्स कुछ बनानी रहती हैं, वो भी अब इसमें अभी बताया गया है कि क्या मेथड्स और हो सकती हैं, बट ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, बिकॉज यहाँ पे आपके प्रॉफिट्स जितने भी हैं, वो इरोड हो सकते हैं। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि वही बताएं कि हाउ डू वी कंफर्म ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कंफर्म कैसे करें। तो फॉल्स ब्रेकआउट बहुत कॉमन है, तो कुछ एनालिस्ट जो है फिल्टर यूज करते हैं, तो अपन वो तीन चार फिल्टर यहाँ दे रखे हैं, वो अपन देखते हैं। पहला है द क्लोज फिल्टर, कि एक इंट्राडे में, हाँ इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बेसिकली बता दूं कि आपको डेली, इसमें कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेली का क्लोजिंग प्राइस है ना, डेली टाइम फ्रेम पे जो आपकी कैंडल बनती है, उस क्लोजिंग प्राइस को आप मद्देनजर रखते हुए ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जज कीजिए, ये इंट्राडे लेवल पे नहीं। ठीक है, इंट्राडे लेवल पे क्यों नहीं, अपन इसको भी समझ ही लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, और जैसे इंट्राडे पे यही एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मैंने ज़्यादा देखा नहीं था। तो अब जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, अब इसने बोला कि डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए क्लोजिंग, तो यहाँ पर अगर आप क्लोजिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद भी, बट अपन एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर मैं इसको छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ, छोटा टाइम फ्रेम मतलब चलो 30 मिनट करके देखता हूँ, या आपका छोटा और छोटा कर देते हैं 15 मिनट, बिकॉज बहुत सारे इंट्राडे वाले 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही यूज करते हैं। तो मेन जो अपने करिकुलम में बताने की कोशिश करी है, वो इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं कि जैसे इंट्राडे पे ना आपकी कैंडल्स बार बार उस रेंज से बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, तो आप बताइए कि आप यहाँ पे क्या जज करेंगे कि मैं किस जगह पे इसको एक रियल ब्रेकआउट मानूं या रियल ब्रेकडाउन मानूं। बिकॉज ये एक कैंडल पे नीचे जा रही है, एक कैंडल पे ऊपर जा रही है, एक कैंडल पे वापस से रेंज के बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, तो काफी ज्यादा चॉपीनेस हो जाती है, काफी नॉइस क्रिएट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपना ये था कि आप डेली टाइम फ्रेम यूज कीजिए, डेली क्लोजिंग प्राइस का वेट कीजिए। सेकंड आपका ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए है कि आप पॉइंट या परसेंटेज फिल्टर को यूज कीजिए, कि अगर आपका ब्रेकआउट लेवल किसी स्पेसिफिक अमाउंट से या स्पेसिफिक परसेंटेज से बेसिकली ब्रेकआउट होता है उसका, ठीक है, तब आप उसको मान सकते हैं कि वो आपका क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ठीक है, एग्जाम्पल ये देखते हैं, मैं बना के बताता हूँ। जैसे आपने माना कि ये है, यहाँ पे अगर आपकी कैंडल जो है, ठीक है, ये आपकी कैंडल आपने मान के चला कि आपको 3% की कैंडल चाहिए थी, पर ब्रेकआउट मेरा हो गया, ब्रेकआउट मेरा हो रहा है 7% की कैंडल से। ठीक है, कि ये 7% इसने मारूबुजू, ग्रीन मारूबुजू बना दी, तो अपन एक मतलब ये प्रोबेबिलिटी दे रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है ना, क्या ये चीज कंफर्म बता रही है, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी पे आया हूँ तो वापस से आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं कि ये यार चीज गारंटी दे रही है कि ये जो चारों पॉइंट्स लेके, वॉल्यूम, टाइम फिल्टर, पॉइंट, परसेंटेज या क्लोज फिल्टर, कि आपका ब्रेकआउट 100% सक्सेसफुल होगा, नहीं। ठीक है, मैं अगेन एंड अगेन इस चीज को बोलता हूँ क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पूरा फील्ड ही प्रोबेबिलिटी का है। आप कितने किस हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटीज को मैनेज करते हैं, क्या आपका रिस्क मैनेजमेंट रहता है, क्या चीज आपका कन्विक्शन रहता है चीजों को लेकर, कितनी आपकी प्रैक्टिस है चार्ट रीडिंग को लेकर, उन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन टेक्निकल एनालिसिस है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने का एक टूल है, बट 100% गारंटी नहीं है। ठीक है ना, टाइम फिल्टर पॉइंट, अपन ने परसेंटेज फिल्टर देखा, टाइम फिल्टर, द प्राइस मस्ट रिमेन बियॉन्ड द ब्रेकआउट लेवल फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, यूजुअली 2 कंसेक्यूटिव बार। तो फिर अपन लेते हैं कि जैसे यहाँ पे अपना ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, अभी जैसे 7% वाला लिया था कि ठीक है, कि अपना जैसे परसेंटेज फिल्टर में अपन ने 3% वाला लगा के रखा, कि 7% की कैंडल बनी, तो अपने पास एक प्रोबेबिलिटी तो है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। बट टाइम फिल्टर क्या बोलता है कि अगर इसके बाद ये वाला एक एक्स्ट्रा एड ऑन है कि परसेंटेज फिल्टर वाला है ना, तो ये सेकंड जो आपका टाइम फिल्टर है वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास दो और अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, तो ये हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी और मेरी सेकंड वे से कंफर्म हो रही है
कि और अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, ये टाइम फिल्टर वाली चीज हो गई। अब इसी में थर्ड प्रोबेबिलिटी जो है, सॉरी, जो फोर्थ प्रोबेबिलिटी है जो वॉल्यूम वाली है, जो फोर्थ मेथड है, तो अगर आप मान के चलो कि ये 7% वाली जो कैंडल थी, इसका वॉल्यूम आया 1 मिलियन का। कितना आया? 1 मिलियन का। ठीक है, जबकि इसके पहले कंपेरेटिवली सिर्फ आपके वॉल्यूम आ रहे थे 10,000, 10,000 के, या छोटे छोटे आ रहे थे। ठीक है, ड्राइंग नहीं बन रही है मेरे से, इसलिए छोटे छोटे वॉल्यूम आ रहे थे आपके यहाँ पे। ठीक है, 10,000, 2,000, 5,000, 10, और यहाँ पे एकदम से आ गया आपका 1 मिलियन का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक कंफर्म, और आपका मेथड जो है, एक और प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती थी कि ये जो आपका ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। गॉट इट? अपन ने चार मेथड अपन ने पढ़े। चार मेथड कैसे पढ़े? एक आपका कि क्लोज आप चेक करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे पे नहीं चेक करेंगे, ब्रेकआउट के लिए, पर्पस के लिए। सेकंड, आपका कोई परसेंटेज आप फिक्स कर सकते हैं अपना कि यार 7% से ज़्यादा आपका जो है प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाएगा, तभी मैं उसको मानूंगा, क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वरना नहीं मानूंगा। टाइम फिल्टर आपका, बट परसेंटेज में भी आपको चेक करना पड़ेगा कि, और मतलब उसके अंदर डीप डाउन करके कि आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो कितना परसेंटेज जा सकता है या नहीं जा सकता है। ठीक है ना, वो चीजें भी आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, वो अपन आगे पढ़ेंगे। जो प्रॉब्लम्स थी वो वॉल्यूम का, फिर अपन, सॉरी, टाइम फिल्टर आप देख सकते हैं कि आपके ब्रेकआउट होने के बाद आपका जो प्राइस है, जो स्टॉक है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कंसेक्यूटिव कैंडल्स वापस से और दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एंड वॉल्यूम्स का, कि अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है आपका हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ, तो भी आपका एक फोर्थ मेथड है कि वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, अब अपन आते हैं वॉलेटिलिटी के ऊपर, और एटीआर फिल्टर देखेंगे क्या होता है। तो प्रॉब्लम मैं जो आपको बताने वाला था कि स्ट्रिक्ट 1 से 2 फिल्टर का यही होता है कि वो बिहेव डिफरेंट करते हैं, डिफरेंट स्टॉक बिहेव डिफरेंटली। एक एक जो वाइल्ड हाई वॉलेटाइल स्टॉक रहेगा वो रैंडमली 3% जंप कर सकता है विदाउट रियल ब्रेकआउट, और वायरलेस लो मूविंग एवरेज जो है वो सिर्फ 0.5% का भी अगर मूव दे तो वो एक मैसिव शिफ्ट दे सकता है। यही मैं आपको परसेंटेज वाले उसकी प्रॉब्लम बता रहा था। ठीक है ना, तो इसको फिक्स करने के लिए ना एनालिस्ट ने वॉलेटिलिटी फिल्टर्स यूज किए। उसमें आता है बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड इन दोनों में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उन्होंने एक अपना अल्टीमेट टूल निकाला जो था एवरेज ट्रू रेंज का। ठीक है, तो पहले एवरेज ट्रू रेंज से पहले अपन बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा दिया नहीं हुआ है बुक में, तो मैं भी एक टच अपॉन कर दूंगा ताकि बस एक आपको आइडिया रहे कि क्या चीज होती है। तो बीटा क्या है? बीटा भी वॉलेटिलिटी मेजर करता है, बट बीटा एक कंपेरेटिव फैक्टर है। कंपेरेटिव फैक्टर मतलब कि बीटा को आप पर्टिकुलर स्टॉक, एक स्टॉक के ऊपर नहीं देख सकते, इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा आपके मार्केट से। ठीक है, तो अपना ओवरऑल मार्केट जो इंडियन मार्केट है, अपन उसमें लेके चलते हैं निफ्टी 50 को, बिकॉज उसके अंदर टॉप की 50 कंपनीज हैं, तो वो अपन को एक पूरा बेटर क्लैरिटी दे देता है, पिक्चर देता है। ठीक है, तो बीटा का जो नॉर्मल आपका जो इक्विलिब्रियम वाला जो पॉइंट रहता है, जहां पर आपका स्टॉक और जहां पे निफ्टी सेम मूव करता है, वो बीटा 1 रहता है। तो बीटा की वैल्यू जब 1 है, तो आपका निफ्टी जितना मूव कर रहा है आपका स्टॉक भी उतना ही मूव कर रहा है। ठीक है, बीटा की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, तो जितना आपका निफ्टी मूव कर रहा है उससे ज्यादा ही आपका जो स्टॉक है उसने मूव करा होगा, तो मतलब आपका जो स्टॉक है वो पर्टिकुलरली वॉलेटाइल है आपके मार्केट से। एंड बीटा अगर 1 से नीचे है तो वो आपका स्टेबल है, उसने, अगर निफ्टी ने 1.5% मूव दिया है तो आपका जो स्टॉक है पर्टिकुलर उसने 1.5 से कम मूव दिया होगा। मैं इसको लिख के बताता हूँ। ठीक है, निफ्टी ने अगर 1.5% का मूव दिया है और बीटा आपका ज्यादा है, ठीक है ना, और यहाँ बीटा कम है, तो आपका जो स्टॉक है उस स्टॉक ने 1.5% से ज्यादा ही मूव दिया होगा। ये कहने का मतलब है, अगर आपका बीटा 1 से कम है, ठीक है, अगर आपका बीटा 1 से कम है, तो आपके स्टॉक ने 1.5 से कम ही मूव दिया होगा। समझ रहे हैं आप? एंड अगर आपका बीटा जो है
वो एग्जैक्टली 1 है। तो अगर निफ्टी ने 1.5% का मूव दिया है तो आपके स्टॉक ने भी 1.5% का ही मूव दिया होगा, ये बताने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये आपका बीटा होता है। इसमें बीटा की एक और कंडीशन है, वैसे वो बहुत रेयर होता है, कि अगर बीटा आपका नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव का मतलब जीरो से भी नीचे हो जाए। ठीक है, तो क्योंकि ये बुक में दिया होता तो मैंने देखा था एक बार, तो अगर नेगेटिव हो जाता है तो मतलब है कि अगर आपका निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आपका जो स्टॉक है वो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर निफ्टी अप ट्रेंड में है तो आपका जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, बिल्कुल ही अपोजिट मूव करेगा। ठीक है, तो अगर इन केस वो जस्ट मेरे को एक वो पॉइंट याद था तो मैंने इसलिए आपको बता दिया नॉलेज के लिए। ठीक है, अब अपन इसमें एक पॉइंट और लिखा है कि बीटा इज नॉट यूजफुल इन कमोडिटीज बिकॉज ऑफ लेस कोरिलेशन टू मार्केट। ठीक है, तो इसमें वो ये कि कमोडिटीज की जो प्राइजेज हैं, जो आपका चावल, गेहूं, ये सब चीजें, कॉटन, गोल्ड, सिल्वर वगैरह जो रहते हैं, इनमें बीटा का थोड़ा सा कम वो रहता है यूजफुलनेस, बिकॉज इनका मार्केट से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहता ही है, बट इतना ज्यादा भी नहीं कोरिलेशन रहता है जितना स्टॉक का रहता है। ठीक है ना, तो वो एक पॉइंट लिखा हुआ था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि ये मेजर करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की पर्टिकुलरली प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। इसमें कंपैरिजन कुछ नहीं हो रहा है, इसमें आप देख रहे हो कि आपके स्टॉक का प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, सिंपल सा ही है। ऑप्शन प्राइसिंग में यूज होता है और बाकी सारी जगह पे, पर इसका जो प्रॉब्लम है कि अगर स्टॉक ट्रेंड में भी है तो वो वॉलेटाइल लग सकता है, जबकि वो स्मूथली मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज बताई गई है कि बोथ आर नॉट परफेक्ट, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन और बीटा परफेक्ट नहीं है, बट दे हेल्प अंडरस्टैंड दी वॉलिटिलिटी, बट हेल्प करते हैं वॉलिटिलिटी को अपना समझने में। ठीक है, अपन एक एग्जांपल देखते हैं जेबी केमिकल एंड सुंदरम फाइनेंस का। तो अपन एग्जांपल पे आते हैं जेबी केमिकल्स के। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन मैं आपको बताता हूँ कि आपको ना स्टैंडर्ड डेविएशन का एक ये फिल्टर, सॉरी इंडिकेटर है। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि कैसे प्राइस का वॉलिटिलिटी होता है, इसकी जो सेटिंग है ना, इसके अंदर ये 20 लेंथ है। मतलब 20 लेंथ का क्या मतलब है, सॉरी, 20 लेंथ का मतलब ऐसा है कि ये आपकी आज से प्रीवियस की 20 कैंडल्स को लेगा आपके कैलकुलेशन के लिए। ठीक है ना, उसमें भी सोर्स मतलब कि ये आपको क्लोज लेना है, आपकी कैंडल लो लेना, हाई लेना, ओपन लेना है, तो अपन ज्यादातर क्लोज ही रहते हैं, बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे ही इसको रहने देते हैं। ठीक है ना, कि 20 प्रीवियस की 20 दिन की कैंडल्स का अपन क्लोज लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर यही मैंने एरो बना के रखा है कि ये 20 दिन अपने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 20 दिन की कैंडल, इतनी कैंडल्स के स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, इन 20 दिन की कैंडल्स को लेकर अपना स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो नीचे है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो आप ये देखिए कि अभी ये जो 20 दिन है, इस 20 दिन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, प्राइस में इतना ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हुआ है। आप देखिए कि रेंज बाउंड सा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ठीक है ना, ज्यादा उधम नहीं कर रहा है प्राइस कि एकदम ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। मतलब जो वॉलेटिलिटी है ना वो कम है, कम है मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है वो स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब प्राइस की वॉलेटिलिटी कम है। गॉट इट। अब अपन अगला एग्जांपल है सुंदरम फाइनेंस का। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको एरो इसलिए शो कर रखा है कि इन 20 दिन की कैंडल्स का जो कैलकुलेशन है, जो अपना डेटा पॉइंट्स है उनको लेकर अपना नीचे का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो रहा है। गॉट इट। तो अपना आप यहाँ पे देखना कि जहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन उठना चालू हुआ है 17 मार्च से, आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये मैं बना देता हूँ कि 17 मार्च से अपने ये चालू हुआ। अब आप अगर 17 मार्च से देखेंगे तो इसके पहले आप देखना, मतलब कि 17 मार्च वाले दिन इससे पहले की 20 कैंडल्स का एवरेज लिया होगा। ठीक है ना, तो इससे पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे प्राइस जो था वो रेंज बाउंड था। ठीक है, मतलब अगर इस कैंडल पे ये जो अपना नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन जो फ्लैट जिस टाइम पे चल रहा था यहाँ पे इतने ड्यूरेशन में, तो यहाँ तक जो कैंडल्स थी ये वाली, ठीक है, ये तो ज्यादा मूव नहीं कर रही थी ऊपर नीचे ज्यादा, है ना, एक ही रेंज में थी, एक ही रेंज के अंदर ही ऊपर नीचे कर रही थी। ठीक है, तब स्टैंडर्ड डिविएशन फ्लैट था। गॉट इट। तो ये अपन ने जैसे अपन ने अभी जेबी केमिकल का देखा वैसे ही सीन था।
ठीक, तो यही मैं आपको बता रहा था कि इससे पहले भी जो एवरेज अपन ले रहे थे 20 दिन का, वो यहाँ से आके इस पॉइंट से आके चालू हुआ। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, रुको, अपन यहीं से लेते हैं, ठीक है, ये वाला मेरे को बस बताने का मतलब ये था, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये जो फ्लैट हो रखा है नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो फ्लैट हो रखा है वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे प्राइस रेंज में बाउंड था। बट जैसे ही प्राइस ने थोड़ा सा अपना ये एक एक तरफ का मूवमेंट चालू किया, मतलब कि प्राइस देखो आप यहाँ से 22% का इसने मूव दिया, तब आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी बढ़ने लग गया, मतलब वॉलेटिलिटी उसको ज्यादा लगने लग गई। जब ये रेंज में बाउंड था इन जगहों पे, तो आप रेंज देखो कि इनकी रेंज सिर्फ 10-11% की थी, मतलब ज्यादा प्राइस भाग नहीं रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए उस टाइम पे स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फ्लैट था, और जैसे ही प्राइस भागने लगा तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो ज्यादा हो गया। एंड यही इसका एक प्रॉब्लम भी है जो अपन ने नोट में पढ़ा, कि अगर स्टॉक जो है वो ट्रेंड कर रहा है स्ट्रांगली, ठीक है ना, तब भी वो वॉलेटाइल लगेगा, इवन इफ इट इज मूविंग स्मूथली। तो अपन को नहीं पता कि ये जेन्युइन में वॉलेटिलिटी है या एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया है, ठीक है, क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड है तो नीचे आना ही है इसको, प्राइस को। बट स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से क्या है कि ये वॉलेटाइल है, कि प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये एक इसका प्रॉब्लम था। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर अपना आता है एटीआर इंडेक्स, द अपना एवरेज टू रेंज का, मुझे फुल फॉर्म याद नहीं था ठीक है, एवरेज टू रेंज का इंडिकेटर आता है, ठीक है ना। तो एटीआर इंडिकेटर कैलकुलेट करता है कि एवरेज प्राइस रेंज जो है आपके एसेट का ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और उसको एडजस्ट करता है अपने यूनिक तरीके से, विदाउट बीइंग स्क्यूड बाय द ओवर आर्किंग ट्रेंड वगैरह के थ्रू उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने कैंडल्स के हिसाब से ही जो एटीआर है वो अपना इम्प्लीमेंट होता है। अपन एग्जांपल से समझते हैं, मैं थ्योरी ज़्यादा समझा भी नहीं पाता हूँ। तो अपन यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। एग्जाम्पल था अपना नाल्को का, ठीक है, नाल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का है। यहाँ पे एटीआर का एग्जाम्पल के लिए ये मैंने बना के रखा था, गॉट इट। तो यहाँ पे अब इंडिकेटर में अपन एटीआर लगाएंगे, एवरेज टू रेंज, ठीक। इसका जो आप बोलते हैं कि जो लेंथ है, मतलब ये प्रीवियस की 14 दिन की कैंडल्स का डेटा पॉइंट्स ले रहा है अपने कैलकुलेशन के लिए। और यहाँ पे स्मूथ मतलब कि आपको यहाँ पे ऐसे में मतलब मूविंग एवरेज है बेसिकली, कि सिंपल मूविंग एवरेज आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उनके बेसिस पे ये स्मूथ कर रहा है, मतलब नॉइज को फिल्टर आउट कर रहा है। और उसके ज़्यादा इन डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट जाना चाहो तो जा भी सकते हो, इफ यू आर क्यूरियस आपको करना चाहिए मतलब मेरा तो यही मानना है। अभी एटीआर के लिए मैंने एक कैलकुलेशन कर रखी है, तो मैं इसके कैलकुलेशन के लिए आपको 5 की लेंथ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 5 की लेंथ मतलब मैं ये इस वाली कैंडल को आप रहने दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये आज की कैंडल थी एंड मेरा एग्जांपल मैंने कल से बनाया हुआ था, तो मैं इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक की रेंज में आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो अब अपन देखते हैं, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अपन इस कैंडल की जो एटीआर की वैल्यू है वो है 17.84। अब ये आया कैसे, मेन वही है कि मैं मेरे को अभी क्यूरियस वाला पॉइंट मैंने आपको इसलिए बोला कि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आपने इंडिकेटर लगा दिया एंड बस आप ट्रेड कर रहे हो ठीक है। मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी कि यार एटीआर है तो इसकी वैल्यू कहाँ से आई, आरएसआई है तो कैसे मूव कर रहा है, मूविंग ये एवरेज क्या होता है, कैंडल कैसे बनी, प्राइस कैसे मूव हो रहा है, वो क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए। देखिए मैं एटीआर का अभी आपको एक्सेल पे थोड़ा सा समझाऊंगा, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सारे देखो अभी वो तो नहीं कर पाऊंगा कैलकुलेशंस वगैरह, सिर्फ एटीआर का आपको करके बताऊंगा। बट वो आपको क्यूरियोसिटी में जगाना चाह रहा हूँ कि आप करके खुद से देखो, गलतियां करो लेकिन करो। अब मैं पहले एक्सेल पे आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको फिर समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्सेल है, मैं इनको कंबाइन कर देता हूँ। तो पहले आप इस पे जो मैं बता रहा हूँ पहले उन चीज़ों पे पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। ये जैसे एटीआर कैलकुलेट कैसे होता है उसका प्रोसेस है, ठीक है। क्यों जानना चाहिए अपन को, जस्ट बिकॉज कि मुझे बताना था एंड मुझे ये आपको एक पॉइंट क्लियर करना था कि आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप जेन्युइन में टेक्निकल एनालिस्ट
या चार्टिस्ट इस फील्ड में अपना फ्यूचर सोचते हैं तो आपको क्यूरियस होना ज़रूरी है। ठीक, तो एटीआर बहुत इजीली सिर्फ कैंडल्स के लो एंड हाई से, कैंडल्स की रेंज से वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। ये एक बाय डिफॉल्ट नॉर्मल एग्जांपल मैंने लेके रखा है कि अगर कैंडल का लो जो है वो 10 है, कैंडल का हाई जो है वो 20 है, तो कैंडल की रेंज जो है वो 20 माइनस 10। रेंज अपन ने फर्स्ट सेकंड शायद चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में, वही है। ठीक है, नॉर्मल मैंने लेके रखा है। तो 10 आपको यहाँ दिख रहा होगा, हाई माइनस लो, सेम हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, ऐसे सबका। ठीक है, एटीआर क्या होता है, ये जो कैंडल की रेंज निकल के आई है, ठीक है ना, इनका एवरेज। तो 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो जो रेंज आए ये एटीआर है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। रेंज अपन ने देख ली क्या होती है, जस्ट मैंने लिखा हुआ था ताकि आपको ध्यान रहे। अब अपन एग्जाम्पल के हिसाब से कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक, आप, अभी मैं बताता हूँ क्या देखना है क्या नहीं देखना है। ये वाला कॉलम मत देखना, ई वाला, मैं अभी जो बताना चाह रहा हूँ आपको सिर्फ वही देखना। अभी सिर्फ इस कॉलम पे फोकस रखना, इन पे मत रखना। ठीक है, कैंडल का लो लिया है, हाई लिया है, कैंडल का फर्स्ट रेंज लिया है। अपन ने अभी जो फर्स्ट मैनुअल वाला देखा था वैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है, 1 2 3 4 5, इनका करेंगे। इस कैंडल का आप लो देखो पहले, 376.05 है। ठीक, इसका हाई देखो आप, 394.60 है। ऊपर आपको दिख रहा है जहाँ पे ये लिखा हुआ है OHLC, है ना, नेशनल एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे दिख रहा होगा आपको, है ना। ऐसे आप सेकेंड, तो इसका रेंज क्या आया, ये माइनस ये। ठीक है, ये अपन ने कैलकुलेट करा था। अब ऐसे ही सेकेंड कैंडल का देखो आप, यहाँ पे मैं एरो कर देता हूँ कर्सर। सेकेंड कैंडल का देखो आप, तो इसका लो जो है वो 362 है, इसका हाई जो है 375 है। फिर इसका अपन ने रेंज निकाला। ठीक है, ऐसे ही थर्ड कैंडल का, ऐसे ही फोर्थ कैंडल का, ऐसे ही लास्ट कैंडल का। ठीक है, लास्ट कैंडल का एक बार आप देख लो, अपनी लास्ट कैंडल ये है। तो लास्ट कैंडल का आपका लो जो है ये आ रहा है 347 का, हाई जो है वो 361.20 का आ रहा है। इसका आपका रेंज आ गया। रेंज मतलब हाई माइनस लो। ठीक, अब ये जो एटीआर है कैसे कैलकुलेट हुआ, इस रेंज को मतलब 18.55 प्लस 13 प्लस 11.4 प्लस 9.1 प्लस 14.2 डिवाइड बाय 5, ये अपना एटीआर निकल के आया। ठीक है, ये एक्सेल पे अपना एटीआर आ रहा है 13.25, बट अपनी बिकॉज इस कैंडल पे अपन अभी देख रहे हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि इस कैंडल से इन 5 कैंडल्स का अपन ने इन 5 कैंडल का देखा है, तो यहाँ पे अपना एटीआर अभी शो कर रहा है 17.84, नीचे आपको दिख रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने ये एटीआर को देखा था तब मैं वही कैलकुलेशन में घुसा था, एंड मैंने एक्सेल पे ऐसे ही कैलकुलेट किया था कि यार एक्सेल पे मेरा 13.25 आ रहा है, फिर रीडिंग व्यू पे 17.84 आ रहा है, इतना मेजर डिफरेंस कैसे हुआ। ठीक है, ये क्यूरियोसिटी थी मेरे को काफी ज्यादा, बिकॉज कि यार अब चार्टिस्ट बनना है तो मुझे पता तो होना चाहिए कैसी क्या चीजें चल रही है बैक एंड पे। तब फिर मैंने चैट जीपीटी किया, एआई किया, बहुत सारी चीज यूज करी, गूगल करा, यूट्यूब करा, फिर मेरे को समझ में आया कि ट्रेडिंग व्यू में जो एटीआर है वो आपका ट्रू रेंज करके एक आपका जो रेंज जो अपन ने यहाँ पे रेंज ली ना, मैनुअल रेंज थी, पर ट्रेडिंग व्यू पे एक ट्रू रेंज करके चीज होती है जो उन्होंने कैलकुलेट करके रखी हुई है, वो उसको अप्लाई करते हैं। और वो ट्रू रेंज भी अभी अपन कैलकुलेट करेंगे, दैट्स वाई मैंने बाकी कैलकुलेशन कर रखी है। तो यही बोल रहा हूँ कि आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ मान के चलते थियोरेटिकली फॉर्मूले जो दिए हुए थे कि यार अपना सिर्फ हाई लो माइनस करो रेंज आ जाएगी, एंड रेंज का एवरेज ले लो तो एटीआर आ जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं ये जेन्युइन में ये मान के चलता हमेशा, और मैं कंपेयर ही नहीं करता कि यार मेरा एक्सेल पे गलत आया है एंड एटीआर ट्रेडिंग व्यू वाला गलत आया, मतलब सेपरेट आया है, कोई अलग सा आया है, तो मैं कभी उस इतने डेप्थ में जा ही नहीं पाता। तो आपको थोड़ा माइंड ओपन करना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो अपन इसकी ट्रू रेंज जो है, जो ट्रेडिंग व्यू कैलकुलेट करता है, अपन वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अपना ये तो था ही, बड़ा ट्रू रेंज के लिए ना अपन को रिक्वायर पड़ती है कि यस्टरडे की जो कैंडल का क्लोज है उसका रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था अपनी कैंडल से, इसके प्रीवियस डे का क्लोज, तो ये कैंडल का क्लोज आप ऊपर देखो 371, इसके प्रीवियस डे का 367.3, तो मैं बता देता हूँ 371 यहाँ आया, इस कैंडल का क्लोजिंग 367.3, 367.3 ये आया। अब मैं अगर प्राइस बोलने में थोड़ा गलती कर जाऊं तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा सा एक जगह पे गलती हो गया था, तो वो बोलने में थोड़ा सा हो जाता है। और
सेम आपका ऐसे ही लास्ट वाली जो कैंडल, मतलब अपनी कैंडल ये थी बट इसका प्रीवियस जो लास्ट था वो ये था, तो इसका क्लोज आप देखो 368.5 यही लेके रखा है मैंने। ओके, अब मेरे ख्याल से अब चार्ट की जरूरत नहीं है, अपने पास सारी जितनी चीजें थी अपने पास यहीं पे हैं, प्रीवियस की कैंडल क्लोज लोज और अपना ये जो वो था, तो मैं इसको पहले सेपरेट व्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो रेंज और निकालनी पड़ती हैं अपने ट्रू रेंज को कैलकुलेट करने के लिए, तो ये फॉर्मूला वाइज ही है कि आपका जो कैंडल का हाई था जो अपन ने पहले निकाला था ना, मतलब पहली अपनी यही टेबल थी नॉर्मली, अपन ने इसको ऐड ऑन किया क्लोज को, अब अपन इन तीन को कैसे बनाया मैंने वो बता रहा हूँ। तो ये जो कैंडल का रेंज है सेकंड रेंज, ये कैलकुलेट हो रहा है कि अपना जो कैंडल का हाई था उसको माइनस करो कल के कैंडल के क्लोज से। ठीक है, और ये एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब हो सकता है कि अपन को इसमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाए, बिकॉज आपका कल का कैंडल का क्लोज जो है, ठीक है ना, वो ज्यादा है एंड आज का कैंडल का, आप आज के कैंडल के हाई से, बिकॉज शायद हो सकता है कल का कैंडल ऊपर था और आज का कैंडल नीचे आ गया है ना, गैप डाउन हो गया या नीचे की तरफ मूव हुआ, तो इसलिए अपन इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगी, पॉजिटिव रहेगी। सेम ऐसे ही अपन ने इसमें किया, ये आप देखो, ठीक है ना, कि हाई कैंडल का हाई जो था आज के कैंडल का उसको कल के कैंडल के क्लोज से अपन ने माइनस किया। थर्ड जो रेंज निकल के आती है वो आज का जो कैंडल का लो है उसको कल के कैंडल के क्लोज से अपन ने माइनस किया, ये भी एब्सोल्यूट टर्म्स में आएगी। गॉट इट, मतलब इसमें ज्यादा कुछ बताने का है नहीं, ये सेम मैंने आपको जैसे इसमें बताया, इसमें अपन ने क्या किया, हाई माइनस लो किया, हाई माइनस सॉरी पहली, एक एक करके बताता हूँ। पहली रेंज में अपन ने क्या किया, कैंडल का हाई माइनस कैंडल का लो। दूसरी रेंज में क्या किया, कैंडल का हाई माइनस कल की कैंडल का क्लोज। तीसरी रेंज में क्या किया है अपन ने, आज के कैंडल का लो माइनस कल की कैंडल का क्लोज। ठीक, ये तीन वैल्यू आ गई अपने पास। ट्रू रेंज अब क्या बोलती है अपन को, ट्रू रेंज बोलते हैं कि ये जो आपके पास तीनों अलग अलग रेंज आई है ना अलग अलग मेथड से, इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू अपन वो लेंगे एटीआर को कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल। ठीक है, तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम आया उसको लिया, तो आप देखिए 23.6 जो है ये अपन ना हाई माइनस क्लोज करने पे जो आया था उस वो लिया। 13 ये जो अपनी नॉर्मल वैल्यू से आई थी, जो अपन ने नॉर्मली अपना कैंडल का हाई माइनस लो किया था फर्स्ट टाइम में, उससे आया। 15.2 फिर वापस से अपना हाई माइनस 15.2, हाँ ये हाई माइनस जो अपने कैंडल क्लोज किया उससे आया, और 10वां भी सेम उससे आया 21.5, मतलब ये थर्ड इसमें अपना जो कैंडल का लो था माइनस जो कैंडल का क्लोज था उससे आया। ठीक है, अब इससे अपन एटीआर अपन ने सेम वही कि इन पांचों का अपन ने एवरेज ले लिया, 23 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 21 प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 5, तो अपना 16.66 आया। ठीक है, ये अब आप कंपेयर करो आपके इस एटीआर से, इस दिन के एटीआर से, तो 17.84 आ रहा है एटीआर अपना, यहाँ पे आ रहा है 16.66। ठीक है, तो फिर भी अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अपन फिर भी 13.25 से 16.66 तक आ गए। ठीक है ना, बट इसके बाद और भी क्या ट्रेडिंग व्यू में चीजें होती हैं वो अभी तक मैं डिकोड नहीं कर पाया हूँ, तो इसलिए 17.84 कैसे एग्जैक्टली आ रहा है वो अभी तक मुझे भी नहीं पता है, बिकॉज हो सकता है कि कुछ स्मूथनिंग या कुछ और मल्टीप्लायर्स वगैरह लगा के रखे हों ट्रेडिंग व्यू के इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में, बट अपन 13.25 से 16.66 तक, बिकॉज 16.66 भी काफी ज्यादा क्लोज है 17.84 के। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है जो अपना फर्स्ट टाइम जब अपने 13 जो एटीआर आया था उससे, तो मैं जस्ट बताने ये पूरा कैलकुलेशन करने का मतलब क्या था, प्रोसेस क्या था, और इससे इसके थ्रू ना मैं थोड़ा सा बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आगे भी जितनी भी चीजें होंगी ना सीएमटी के अपने करिकुलम में, उनको प्लीज आप रटो मत। ठीक है ना, ये याद मत करो कि एटीआर सिर्फ अपना वॉलेटिलिटी के लिए होता है, मूविंग एवरेज अपना सिर्फ अपना इसलिए होता है, ऐसे होता है। ट्राई करो, हैंड्स ऑन करो, मिस्टेक करो, गलतियां करो, मतलब क्यूरियस बनो कि भाई क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं। ठीक है, तो बस मेरा यही था कि एटीआर का एग्जांपल ये फर्स्ट थिंग थी जो आई अभी, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, हर एक का कैलकुलेशन करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं टाइम कंस्टेंट की वजह से, बट नेक्स्ट जो भी आएगा मूविंग एवरेज, आरएसआई, डाइवर्जेंस, एडीएक्स जो भी आएगा, आप प्लीज उसको ट्राई कीजिएगा, चार्ट पे लगाओ, कैलकुलेट करो, फेल हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ पा रहा है कोई बात नहीं, 10 दिन लगाओ, 11 दिन लगाओ, बट क्यूरियस रहो।
इन चीज़ों के लिए। बस मेरा ये मोटिव था थोड़ा आपको बताने का, ठीक है ना। मेरा भी नहीं आ पाया एग्जैक्ट, मतलब क्या कर सकते हैं। बट मैंने 13.25 से 16.66 जो फर्स्ट टाइम निकाला था ना, उसकी खुशी आज तक होती है मेरे को मतलब ये तो आपको एग्जांपल के लिए, बट फर्स्ट टाइम पे तो मैंने शायद 10 दिन का निकाला था। जब एक साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम एटीआर को देखा था, तो मैंने 10 दिन का रेंज निकाला था, एंड मैं घुसा हुआ था कि भाई ये गलत क्यों आ रहा है मेरा। मतलब जब यहाँ पे कुछ बड़ी वैल्यू आती थी, बिकॉज ये तो अभी 5 दिन का है, तो आपको डिफरेंस इतना ज्यादा दिख नहीं रहा है कि चलो 3 पॉइंट का है। तो जब मैंने 10 दिन का निकाला था तो डिफरेंस काफी मेजर था। तो वो चीज ध्यान रखिए। तो बस यही था, एटीआर अपन ने देखा, एटीआर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम्म, हाँ, एटीआर को और अपन अब ये देख लेते हैं कि एटीआर को यूज कैसे करते हैं बेसिकली, ठीक है। हम्म, तो इसका सबसे पहले अपन मैं डेली टाइम फ्रेम पे है अपन, तो इसका मैं एटीआर चेंज करता हूँ। तो इसका एटीआर मैंने ये करा है, मैं इस ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो एटीआर का मतलब भी कहीं ना कहीं हद तक स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने देखा ना, वैसा ही रहता है। इट्स जस्ट दैट कि प्राइस को थोड़ा सा लेता है अपने कंसिडरेशन में, तो फ्लक्चुएशंस थोड़े से कम आते हैं। जो ट्रेंड वाला इशू था ना, जो ट्रेंड आपने देखा था कि ट्रेंड के हिसाब से अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो एकदम से चढ़ गया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो चढ़ तो यहाँ पे भी रहा है, जैसे ट्रेंड ऊपर ऊपर की तरफ है, सॉरी। तो आपका जो नीचे है ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, बट एज कम्पेयर टू आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे काफी ज्यादा कम जा रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में आप रेक्टिफाई आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वॉलेटिलिटी जेन्युइन में है भी या नहीं है। अब यहाँ पे भी सेम वही, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को अपन ने देखा था कि प्राइस एक रेंज में बाउंड है, तो उसी हिसाब से एटीआर बाउंड है, ठीक है। तो अगर एटीआर ऐसा है, फ्लैट है, तो आप समझ जाइए कि वॉलेटिलिटी कम है प्राइस में, कि प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे भी स्टक है, ठीक है। और एटीआर अगर ट्रेंड में है, मतलब एटीआर अगर ऊपर बढ़ता हुआ लग रहा है, तो ये कंफर्मेशन है कि प्राइस एक हो सकता है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है ना। वो चीज इस यहाँ पे डिनोट करता है। तो आई गेस ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं पेवट पॉइंट्स की तरफ। मैं जरा ब्रेक लेके आता हूँ थोड़ा सा ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं फोर्थ जो अपना पॉइंट है, पिवट पॉइंट्स पे आते हैं कि ये डे ट्रेडर्स मतलब जो इंट्राडे करते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। पिवट पॉइंट्स क्या होते हैं कि पिवट पॉइंट्स आर यूज टू फाइंड इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। कैलकुलेशन जो उसका रहता है, कैलकुलेशन यूजेस प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोज, गॉट इट। जो मेन पिवट रहता है, जो इसका जो एक मिडल लाइन रहता है बेसिकली, बिकॉज इसमें एक सपोर्ट रहता है, एक रेजिस्टेंस रहता है, अपन अभी चार्ट पे देखेंगे। तो वो ऐसा हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 3 इसका कैलकुलेशन रहता है, एंड फ्रॉम दिस वी विल कैलकुलेट द मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल अपन देखते हैं वीज इंडिया पे, सॉरी, करेक्ट। सो यहाँ पे आए अपन, एटीआर अब अपन ने हटाया। अब इंडिकेटर्स मैं इसको पहले हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा। आप पिवट्स में जाइए, पिवट पॉइंट्स जो आपका स्टैंडर्ड है आप उसी को ले लीजिए, ठीक है। और ये बहुत सारे पिवट्स लगेंगे, बट इनमें से मैं बाकियों को हटा देता हूँ, ठीक है। और ये इंट्राडे के लिए है, सो मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट्स कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, करेक्ट। तो ये एग्जांपल था, अब जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये आपके जो बीच की लाइन है, पी, है ना, जो पी वाली लाइन है, इसका आपको यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा था पिवट, कि आपका जो पिवट पाइवट जो भी है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज बाय 3, ये आपका पिवट लाइन है। एंड देन इसी के जो और कैलकुलेशन है उसके हिसाब से इन्होंने R1 R2 एंड यहाँ पे S1 S2 वगैरह बना के रखे हुए हैं। तो ओके, सो इसमें थोड़ा सा एक मेरे से मिस्टेक हो गया। मैं इसको एक काम करता हूँ, पहले इसका जो कलर है वो चेंज करता हूँ। मैं कलर की वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो ये जो अपना पिवट है, ये प्रीवियस डे का
मतलब आगे वाले टाइम का पिवट था, बट मैं इस वाले इसकी बात कर रहा था। सो ये जो अपना अपन इस वाले इसमें बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ का जो पिवट है ना, ये 986.10 है। गॉट इट। एंड ये जो S1 यहाँ दिख रहा है, ये इस वाले आगे वाले इसका मतलब सपोर्ट है। तो अपना पिवट है 986.10 का। यहाँ पर रेजिस्टेंस वन एंड रेजिस्टेंस टू क्रिएट किया हुआ है। यहाँ S1 एंड S2 मतलब सपोर्ट वन एंड सपोर्ट टू आया आपका। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे अपन ने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि प्राइस पिवट के पास ही इसने सपोर्ट लिया, एंड अपने रेजिस्टेंस वन के पास ही इसने रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे आ गया। एंड जैसे ही इसने आज इस वाले मतलब इसका कुछ दिन पहले वाले 30 मार्च का जो पिवट था वो ब्रेक डाउन किया, तो ये इसने सपोर्ट वन पे आके सपोर्ट लिया। ये इसको भी अब ब्रेक डाउन करके शायद नीचे की तरफ कंटिन्यूशन दे सकता है। तो पिवट मतलब आपका नॉर्मली कुछ फॉर्मूला जो था उसको लगा के कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाए, एंड उसके हिसाब से जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो ट्रेड करते हैं, वो इसमें यहाँ पे बताया हुआ है। तो वाई पिवट वर्क्स कि नॉट बिकॉज ऑफ मैथ, यहाँ पे बस ये है कि बहुत सारे ट्रेडर उसको यूज करते हैं एंड प्राइस रिएक्ट करता है उस पर, तो इसलिए वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है कि मतलब बहुत सारे जाने ट्रेडर आके सेम पॉइंट्स को ही लगा रहे हैं, बिकॉज उसका कैलकुलेशन तो सेम ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि चेंज कर रहा है। दैट्स वाई वो थोड़ा सा काम करता है। बट अदर देन दैट मतलब मैं खुद भी यूज नहीं करता हूँ पर्सनली, सो देख सकते हैं मतलब सबके अपने अपने मेथड के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं अपन। फिफ्थ, द गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉप्स पे अपन जाते हैं। तो स्टॉप इज एन ऑर्डर टू ऑटोमेटिकली बाय या सेल आपकी सिक्योरिटी वन इट्स हिट द स्पेसिफिक प्राइस। ठीक है। तो एंट्री स्टॉप मतलब यूज टू ऑटोमेटिकली एंटर ट्रेड व्हेन अ ब्रेकआउट हैपेंस। तो एंट्री ट्रेड मतलब आई गेस, ओ ओके, मैं अपने आप को मूव कर देता हूँ इधर। मैंने वो एक्सेल की कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे मूव किया था, बट मैं वहीं रह गया। ठीक है। तो अपना जो गोल्डन रूल है, यूज टू ऑटोमेटिक एंटरटेनमेंट, हाँ। सो अपन कहाँ पे थे, यहाँ जैसे अगर कोई ब्रेकआउट हैपन हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, एंड अपन चाहते हैं ये मान के चले कि 10 रुपये पे ये शायद ब्रेकआउट हुआ। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बार 12 रुपये पे जैसे प्राइस आए वहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाए। तो अपना एंट्री स्टॉप होता है कि यूज टू ऑटोमेटिकली एंटर ट्रेड व्हेन अ ब्रेकआउट हैपन्स। तो ये जो अपने अंदर अगर जीरोधा या फिर आप कोई भी टर्मिनल यूज करते होंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ब्रोकर, तो वहाँ पर आपके पास ऑर्डर्स रहते हैं बहुत सारे। ऑर्डर्स इन द सेंस कि ये आपका मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, उस टाइप से। तो मार्केट ऑर्डर तो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है जो आपका मार्केट करंट मार्केट प्राइस रहती है उसके हिसाब से। बट आपका जैसे जो लिमिट प्राइस है आपने सेट कर दिया कि आपको 12 पे ही खरीदना है, तो जैसे ब्रेकआउट हुआ 12 पे आपका जो प्राइस है वो ट्रिगर हुआ, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। वही आपका एंट्री स्टॉप इन्होंने बता के रखा है। दूसरा प्रोटेक्टिव या एग्जिट स्टॉप। ठीक है। तो प्लेस्ड एट द सेम एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू एंटर अ ट्रेड टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बेसिकली स्टॉप लॉस है आपका। आपका जैसे आपने एंट्री पे अपना जो आपने एंट्री करी है उसी टाइम पे आप अपना एसएल लगा लेंगे कि आपने 10 रुपये का ब्रेकआउट हुआ, 12 पे आपकी एंट्री हुई, तो आपने यहाँ पे 8 रुपये का एक एसएल लगा दिया कि अगर प्राइस वापस से यहाँ पे 8 रुपये पे आ जाए तो मेरा जो स्टॉप लॉस है, जो पोजीशन है वो कट जाए। वही उन्होंने यहाँ पे बता के रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ छूटा तो नहीं। सॉरी। द नंबर वन रूल ऑफ प्रोडक्टिव, you must never move a stop against the trend. If you buy a stock and the price drop towards your productive stops, moving the stop lower। ठीक है। तो इस पूरे कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने 10 पे लिया था, सॉरी 10 पे ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड था ऐसा, आपने यहाँ 12 पे परचेस किया। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे वापस से वो प्राइस 10 पे आया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस क्या था, 8 पे था, तो हिट नहीं हुआ, निकला नहीं। ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो यहाँ पर कि यू मस्ट नेवर मूव स्टॉप अगेंस्ट द ट्रेंड।
ठीक है, इफ यू बाय अ स्टॉक एंड द प्राइस ड्रॉप्स टुवर्ड्स योर प्रोटेक्टिव स्टॉप्स, मूविंग द स्टॉप लोअर बिकॉज यू डोंट वांट टू एडमिट यू आर रॉन्ग इज एन इमोशनल अनडिसिप्लिन मिस्टेक। अब क्या हुआ कि ट्रेंड अपोजिट हो गया, इसने हेड एंड शोल्डर समथिंग कुछ बना लिया एंड ये डाउन ट्रेंड में आने लगा। ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में आने लगा, तो आपने डर के मारे जो 8 रुपए का स्टॉप था वो आपने 5 रुपए कर दिया ताकि मेरी पोजीशन ना कटे। ठीक है, तो ये बहुत मतलब वही है कि रुकी मिस्टेक रहती है एंड सब ये करते हैं ताकि उनको लॉस नहीं लेना पड़े, बट अल्टीमेटली ये आपको पूरा कैपिटल रून कर देते हैं। तो वो चीज़ इसमें लिखी हुई थी कि आपको कभी भी जो आपका स्टॉप लॉस है वो उस डायरेक्शन में नहीं लेना है जो आपके ट्रेंड के अपोजिट में हो। अब ये इसमें ट्रेंड वाला जो सीन था उससे इनका कहने का मतलब क्या था, बिकॉज ये एग्जांपल में थोड़ा सा शायद आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। मोटा मोटा कहने का मतलब यही है कि आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की तरफ मूव नहीं करना है। बट मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आ, आपने मान के चलिए कहीं पे एंट्री यहाँ कहीं की, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आपने सेम 12 रुपए पे खरीदा। ठीक है, ये आपका 10 रुपए पे ब्रेकआउट हुआ था पहले, ऐसा। ठीक है, अब ये 10 से यहाँ ये हो गया 16 पे, ये वाला जो लो था 16 पे। इनिशियल आपका स्टॉप लॉस लगा होता 8 पे। अब आपने क्या किया कि आपने देखा कि 16 तक गए तो आपने आपका स्टॉप लॉस जो था वो लगा दिया था यहाँ कहीं, इस जगह पे। आगे तो नहीं लगा सकते, मतलब आगे इन द सेंस कि अभी फ्यूचर पता नहीं, वो तो मैं अभी डायग्राम में दिखा रहा हूँ इसलिए। तो आपने फॉर सपोज मान के चलिए कि आपने 14 रुपए पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, प्लेस कर रखा था। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था कि प्राइस शायद 16 से शायद ऊपर डायरेक्ट ही चले जाए। ऐसे आपको आइडिया ही नहीं था कि पहले नीचे आता है ऊपर आता है, आप रुकिए, आप बिगनर है, मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी। ठीक है, कि पहले प्राइस नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे मतलब ट्रेंड में चलेगा एक। तो जब वो पता है ट्रेंड, जब एक स्विंग वो लो बनाने लगा, एक मतलब हायर लो, क्योंकि इसको हायर लो ही बोलेंगे, ये आपका हायर आया 16 पे। तो जब वो हायर लो की तरफ प्राइस आने लगा तो आपको क्या लगा कि यार प्राइस 15 पे आ गया है, 14 पे आपका स्टॉप लॉस लगा है, तो मेरे को नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आपने क्या किया कि आपने 14 की जगह उसको 13 कर लिया। ठीक है, 13 करा। अब 13 करा, लेकिन अब ट्रेंड जो था वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन में चला गया बिकॉज वो हायर लो था। ठीक है, इस मिस्टेक में आप बच गए। इस मिस्टेक में आपका जो स्टॉप लॉस था वो हिट नहीं हुआ, वो 14 पे आकर ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट थिंग इसने बोली थी कि यू मस्ट नेवर मूव अ स्टॉप अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड अप ट्रेंड में था। ठीक है, बट आपने जो आपका स्टॉप लॉस था वो नीचे की तरफ खिसकाया, नीचे की तरफ सरकाया, 14 से 13 रुपए कर गया। अब इस कंडीशन में तो आप बच गए, लेकिन फॉर सपोज एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर करके मैं बता देता हूँ। फॉर सपोज सेम कंडीशन। ठीक है, सेम कंडीशन कि यहाँ पे 16 रुपए पे था, वो नीचे आया, नीचे आके 14 रुपए से थोड़ा सा फिर ऊपर गया स्विंग लेके, आपने अपना 13 पे डाल रखा था, बट वो यहाँ से फिर पलट गया, तो आपने 13 की जगह उसको 12 कर दिया, बट वो और नीचे आने लग गया। फिर आपने 10 कर दिया, फिर वो और नीचे आने लग गया, और आपका लास्ट में 10 रुपए पे उसने स्टॉप लॉस काट दिया। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये हर टाइम ऐसा हो जाए, या आपकी किस्मत इतनी अच्छी हो कि ये हर टाइम चीज पॉसिबल हो। ठीक है, कि आपने आपके स्टॉप लॉस को और ज्यादा नीचे कर दिया या एवरेज डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा बहुत रेयर होता है। तो वो चीज यहाँ पे दी हुई थी कि आपको आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ गया, सॉरी, हाँ, आपका जो स्टॉप लॉस है वो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में मूव नहीं करना चाहिए। और सेकंड चीज ये है कि प्लेसिंग अ स्टॉप लॉस टू क्लोज टू द करंट प्राइस, वो विप्सॉ आपको रिजल्ट दे सकता है। विप्सॉ मतलब वही जैसे मैंने बताया था, यही सेम एग्जांपल में अगर 16 है, आपने 14 पे ही प्राइस, 14 प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा रखा है, या चलो 16 है आपने 12 पर, सॉरी 15 पर ही स्टॉप लॉस लगा रखा है,
तो एक झटके से नीचे आएगा, झटके से नीचे आएगा, स्टॉप लॉस लेगा और ऊपर चला जाएगा। बिकॉज प्राइस सीधा मूव करेगा नहीं, प्राइस ऊपर नीचे करके ही मूव करेगा, या तो अप ट्रेंड में जाएगा ऐसे करके, और या तो डाउन ट्रेंड में आएगा ऐसे करके। तो जब भी वो आपके क्या बोलते हैं, जब भी आपके जो प्राइस का मूवमेंट है ऐसे स्विंग्स वगैरह हाई लो बनाने लगेगा, तो आपका स्टॉप लॉस वहां पे हिट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो उस इसलिए आपको बहुत ज्यादा पास में नहीं रखना आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, वही चीज यहाँ बोल रही थी कि गिव योर ट्रेड्स रूम टू ब्रीथ। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका एडवांस स्टॉप्स, ट्रेलिंग, टाइम एंड मनी। ठीक है, तीन टॉपिक ही बचे आई गेस, तो इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना लंबा वीडियो बन जाएगा, बट ठीक है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि अगर एज अ ट्रेंड मूव अपवर्ड एंड यू मेक प्रॉफिट यू मस्ट रेज योर स्टॉप टू लॉक इन दोस गेन्स। यू कैन ट्रेल योर स्टॉप जस्ट बिलो एन असेंडिंग ट्रेंड लाइन, और यू कैन यूज एन एटीआर चैंडलियर एग्जिट ट्रेलिंग द स्टॉप 3 times द एटीआर बिलो द हाईएस्ट एग्जिट। ठीक है, तो अपन इस पॉइंट को समझते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, कि अगर आपका प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ पे एग्जिट लिया था, आपका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ था। ठीक है, आपने 12 पे एग्जिट लिया था, आपका स्टॉप लॉस 8 पे था। प्राइस अगर 16 पे चला गया है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ खिसका देंगे, ताकि आपको लॉस ना हो। आप अगर निकल भी रहे हैं तो ब्रेक इवन पे निकल जाए। अगर आपका क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस हिट भी होता है, तो आपने 14 पे खिसका दिया। अगर आपका प्राइस 20 पे पहुंच गया, तो आपने 16 पे खिसका दिया स्टॉप लॉस आपका। तो ऐसे करते करते आप एक एक सीढ़ी ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं आपके स्टॉप लॉस की। उसमें से एक मेथड है आपका शैंडलियर एग्जिट का, इसको अब अपन देखते हैं। अपन एग्जांपल देखते हैं अब। तो यहाँ पे अपना ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का चार्ट है, मैंने लगा के रखा है। तब शैंडलियर का एग्जांपल, सबसे पहले अपन इंडिकेटर में आते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे शैंडलियर, तो यहाँ पे चैंडलियर एग्जिट करके एक इंडिकेटर आएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे दो लाइंस आपको दिखाई देंगी एग्जिट के लिए। तो इसमें आप अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट का एग्जिट ये, मतलब स्टॉप लॉस जो है वो ये रहेगा। लॉन्ग अगर आप बाय की तरफ कर रहे हैं तो ये रहेगा। तो मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ लॉन्ग का ही ले रहा हूँ, शॉर्ट का अभी मैंने हटा दिया है। ठीक है, इसको ओके करेंगे, और एक बार एटीआर आपका जो है वो भी मैं लगा के बताता हूँ। ठीक है, अब इस चीज में आप ये ध्यान रखना कि आपका जो एटीआर है, इसका इनपुट आपका 14 है, और आपका जो शैंडलियर है इसका इनपुट आपके पास 22 और 22 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन दोनों को सेम कर लेना। तो ये 14 कर दिया मैंने, ये 14 कर दिया, मल्टीप्लायर 3 रखा है। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, मल्टीप्लायर 3 मतलब क्योंकि इसमें दिया हुआ था ये स्टॉप 3 times वाला। ठीक है ना, कि ट्रेलिंग दी स्टॉप 3 times द एटीआर बिलो द हाईएस्ट हाई। अब इसका मतलब क्या है, फॉर सपोज कि आपकी यहाँ पे एंट्री बनी कि यार ये नीचे आया एक बार, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, इसके ऊपर चला गया। ठीक है, तो आपने यहाँ का एंट्री ले ली अपने उसके हिसाब से, प्राइस एक्शन या आपकी जो भी मेथड है उसके हिसाब से। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको ट्रेल करूंगा, मतलब मैं इसका स्टॉप लॉस वगैरह तो पहले आपने शायद हो सकता है इधर लगाया हो नीचे, इधर इस लाल कैंडल के नीचे, बट आप चाहते हैं कि आप मैं स्टॉप लॉस अब ये ट्रेल करूंगा। तो ट्रेल करने का सबसे अपना अच्छा मेथड जो बोलते हैं, जो चैंडलियर का है, इसमें क्या होता है ना कि आप किसी भी कैंडल का, फॉर सपोज इस कैंडल का, इसका आप हाई देखो 882.00 दिख रहा होगा आपको, है ना। एक हाई से हाई माइनस आपका 3 times जो आपका एटीआर है, एटीआर क्या है, 3 times एटीआर 26.82 है। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, आपको बता ही दूंगा। ये आपका है 8882 माइनस 3 times ऑफ कहाँ गया आपका एटीआर 26.82। तो आपको एग्जैक्ट चैंडलियर की जो आपको वैल्यू दिख रही है 801.55, वही एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। आप खुद भी एक बार चेक कीजिए। स्क्रीन पे मैं अभी कर नहीं सकता था कैलकुलेटर यूज, बिकॉज मेरा ओबीएस वगैरह हिल जाता थोड़ा, तो मैंने नॉर्मली क्रॉस चेक भी करवाया आपको, आप खुद भी एक बार ट्राई कीजिए प्लीज। तो ये आपका होता है कि किसी भी कैंडल का हाई जो हाईएस्ट पॉइंट है माइनस 3 times ऑफ आपका एटीआर की जो वैल्यू है।
ध्यान रखिएगा कि एटीआर और आपका चैंडलियर जो आप यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू आप मतलब जो लेंथ है वो सेम रहे, ठीक है ना। तो अब जैसे ये ऊपर 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 गया, एंड जब शायद आपने आपका जो यहाँ पे क्लोजिंग नीचे आया तो आप यहाँ पे एग्जिट मार सकते हैं। सिंपल सा ये है और कुछ भी नहीं है चैंडलियर आपका एग्जिट में, कि आपका चैंडलियर के नीचे आया 14, ये ईम आपका 14 लेंथ पे था ये, आप 22 लेंथ पे 50 लेंथ पे आपके जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं उस हिसाब से आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको ऐसे यूज करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है ना। वरना आप मैनुअली यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, फिर आप ऐसे कर करके लगाते हैं, तो इट्स बेटर कि अगर आपको ज्यादा झंझट नहीं चाहिए तो आप चैंडलियर एग्जिट को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है एक पैराबोलिक एसएआर। ये स्टॉप जो है आपका जो स्टॉप लॉस है वो मूव करता है क्लोजर, moves closer to price as trend continues help block profit and in sideways market generate false signal। तो वो sideways market का तो सभी के साथ ऐसा है कि false सिग्नल जनरेट करता ही है। तो अपन एक अब एग्जांपल पे चलते हैं। तो अब एग्जांपल पे अपन देख सकते हैं, पहले वीबीएल का लेता हूं मैं, पैराबोलिक एसएआर का। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स में आप आइए, पैराबोलिक एसएआर लिखिए, एंड ये वाला जो है ये बिल्ट इन वाला रहता है। तो आपको यहाँ पे डॉट्स दिख रहे होंगे, तो डॉट्स क्या आपको बताते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे प्राइस मतलब ऐसा है कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ प्राइस मूव कर रहा है। एंड डॉट अगर आपका नीचे की तरफ है तो वो एज अ सपोर्ट आपको बता रहा है, ठीक है। बट इसमें इतना ज़्यादा क्लियर आपको नहीं दिख पाता है, तो मैं जो है वो एक दूसरा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ पैराबोलिक एसएआर का, जो ये एवरोगेट ने बनाया हुआ है, बिकॉज इसमें थोड़ा विजुअल क्लियर हो जाते हैं। तब इसमें क्या है ना कि आपने जैसे यहाँ पे यहाँ का एंट्री ली, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग का मैं बताता हूँ पहले, बिकॉज मैं हमेशा लॉन्ग लॉन्ग पे एग्जांपल देता हूँ, तो ये शॉर्ट का मेरे को एक मिला। अगर आपने इस जगह पे कहीं एंट्री ली है, ठीक है, प्राइस आ रहा है नीचे 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 एंड आपको नहीं पता कि मेरे को स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, तो आप नॉर्मली बस वहां पे स्टॉप लॉस रखिए जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपकी यहाँ पे ग्रीन डॉट बन जाए या आपका ग्रीन कलर का पैराबोलिक एसआर हो जाए, ये आपका स्टॉप लॉस है। ऐसे ट्रेल आप कर सकते हैं, ट्रेल मतलब इन द सेंस कि अगर कोई लंबा आपका ऐसा कोई ट्रेंड चल रहा हो जिसमें आपको बिल्कुल ही ट्रेंड से ही आपको या तो ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेंड या बिल्कुल ही नीचे की तरफ आ रहा है, तब भी आप उसको ट्रेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंडली आपका जैसे फोर्स मोटर्स में था, फोर्स मोटर्स में जैसे ये अप ट्रेंड था बहुत, तो बस इसमें यही है कि छोटे छोटे ना ये अब जैसे दो चार कैंडल बनी है, तो ये आपको थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, जो यहाँ पे स्टार्ट है वो लेना पड़ेगा, या इंक्रीमेंट कितना चाहिए या मैक्सिमम आपको कितने चाहिए, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज पैराबोलिक एसआर को मैं भी ज्यादा मतलब मैं जेन्युइनली बताऊं तो मूविंग एवरेजेस एंड आरएसआई को छोड़ के ज्यादा इंडिकेटर्स यूज करता ही नहीं हूँ, मैं टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर ही फॉलो करता हूँ। तो थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए एंड से आपको मुझे मैंने पढ़ा हुआ है कि पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट मैं फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करता हूँ। तो ये जो आपके नॉइज आ रही है बार बार जो आपको बाहर निकाल रहा है, इनको आप सेटिंग्स करके चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा गूगल कीजिए, एआई यूज कीजिए, तो ये सारी चीजें फिल्टर आउट होंगी ना, तो आपको दिखेगा कि ये डायरेक्ट एक क्लियर अप ट्रेंड बन जाएगा ऐसे करके। तो आपको ये एग्जिट फिश में भी शायद सॉरी, हाँ, तो मे भी आपको एग्जिट फिर शायद इस जगह पे ही देगा, तो आपका ये जो पूरा ट्रेंड है वो आप कवर कर सकते हैं। और आपको एग्जिट भी कहाँ करना है फिर, ये आपका अप ट्रेंड वाला है, पहले वीबीएल वाला मैंने डाउन ट्रेंड का शॉर्ट सेलिंग वाला बताया था, ये अप ट्रेंड बाइंग वाला केस है। हाँ, तो यहाँ पे आप फिर अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने सेल सिग्नल चालू करा, तो ये जब लाल कैंडल बनी एंड लाल थोड़ा सा आपका जो ग्राफ था ये हुआ, तो आप यहाँ पे अपनी सेलिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ये आपका ट्रेलिंग प्रॉफिट वाला केस हो गया पैराबोलिक एसआर से। थर्ड है आपका कि परसेंटेज ऑफ गेन से, कि अगर आपका प्राइस जा रहा है 100 से 120 रुपए पे, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ आपको। अब आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए उस प्रॉफिट के 50% पे। प्रॉफिट के 50% मतलब 20 का आधा हो गया, मतलब 10 रुपए और आप ऐड कर दीजिए तो 110 रुपए। तो एक इस टाइप से भी आप लगा सकते हैं, बट सम प्रॉफिट आप लॉक कर सकते हैं, बट दिस मेथड इज नॉट वेरी एक्यूरेट, ठीक है ना।
एज कम्पेयर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दैट्स वाई मैं ये बोलता हूँ कि इंडिकेटर्स आप बाद में देखिए, पहले आप प्राइस एक्शन देखा कीजिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट रहता है। थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं, एक दो तीन चार, फोर्थ आपका आता है कि टाइम स्टॉप वाला आप कैसे ट्रेल कर सकते हैं। तो इफ यू एंटर इन अ ट्रेड एंड डज एब्सोल्यूट नथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसका ये तो बहुत क्लियर एग्जांपल एक मैं बताता हूँ, एग्जांपल इन द सेंस ड्राइंग करके आपको बताता हूँ। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था, बिकॉज मैं थोड़ा स्विंग ट्रेड करता हूँ। तो मेरे साथ क्या होता था ना कि पहले मैं किसी स्टॉक में एंट्री मार ली ब्रेकआउट होने के बाद, एंड वो फिर भागता ही नहीं था। मतलब थोड़ा ड्राइंग गलत बनाई, ऐसे 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 हो जाता था ठीक है, तो अटक जाता था महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, तो मेरा कैपिटल काफी अटक जाता था। फिर मैं ये टाइम स्टॉप वाला जब कॉन्सेप्ट आया, कि फिर मैंने भी वही फिगर आउट किया कि मुझे एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि यार बॉस 10-15 दिन मैक्सिमम, मेरा मैक्सिमम ऑफ टाइम पीरियड है कि 15 दिन में अगर मेरा टारगेट आया तो वेल एंड गुड है, स्टॉप लॉस आया तो वेल एंड गुड है। 15 दिन तक अगर मेरा स्टॉक ऐसे ही कंसोलिडेशन में पड़ा रहा तो मैं उसको उसी करंट मार्केट प्राइस पे निकाल दूंगा, एंड कोई अदर अपॉर्चुनिटी होगी तो उसमें डालूंगा। तो वो टाइम स्टॉप होता है बेसिकली, कि आपका पैसा फंस जाता है किसी कंसोलिडेशन में, या आपका प्राइस मूव ही नहीं करता है, आपकी एंट्री सब अच्छी थी, बट फॉर वॉट एवर सर्कमस्टेंसेज जो भी हैं, तो प्राइस फंस जाए तो आप ये टाइम स्टॉप तब यूज कर सकते हैं। आप एक टाइम पीरियड डिसाइड कर सकते हैं, टाइम स्टॉप एग्जिट्स द पोजीशन सो यू कैन पुट योर कैपिटल टू वर्क समवेयर एल्स, ठीक है। और मनी स्टॉप, ये इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, पहले ही नोट दे रखा है कि मनी स्टॉप कब है। बहुत सिंपल सा, कि आपने मान के चलिए 2,000 रुपये का ट्रेड किया है, ठीक है, $2,000 का, चलो यहाँ पे डॉलर था तो मैं डॉलर ही के टर्म में $2,000 का आपने ट्रेड किया है, और आप ये सोचो कि मैं तो सेल करूंगा जब वो $1,000 नीचे आ जाएगा, मतलब आप 50% अपना कैपिटल उड़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वही है कि 10 रुपए का ट्रेड किया है, 5 रुपए आप उड़ाना चाह रहे हैं, कि वो आपने ऐसा लगा दिया कि मेरा प्राइस जितना डाउन होगा उस हिसाब से मेरा एसएल चलेगा। तो इसमें पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, कि अगर आपका मानो ये 1,000 पे है, ये 1,000, आपका सॉरी ये 2,000 था, सॉरी 1,000 ही था, $1,000 है, आपने आपका स्टॉप लगा के चला है 500 पे, ठीक है। तो ये $500 कभी पता है ऐसा होगा कि आपका प्राइस जो है वो जंप कर जाएगा एंड डायरेक्टली गैप डाउन खुले किसी दिन, आपका स्टॉप लगा होगा कि 500 रुपये के उस पे, 500 रुपये का जब मेरे को नुकसान हो रहा हो तब मेरा एसएल लग जाए और पता चले कि वो खुली $400 पे रहा है, तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो और नीचे जाता जाएगा, और नीचे, और इसको वो स्किप कर देगा तो ये तो सबसे लीस्ट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, कि मेरा इतना पैसे का नुकसान होगा तो उसको मैं स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा, वो मत करना कभी, ठीक है। तो अपन ने सारे स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देख लिए। अब वही सेम चीज़ मैं बता रहा था कि स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कब और लगाने चाहिए अच्छे से, जब गैप आए। तो गैप आपका अगर ऊपर या नीचे आता है, जैसे जैसे प्राइस ओपन्स फार अबाव और बिलो प्रीवियस डे का प्राइस, मतलब इसको मैं पहले आपको एक अपनी पोस्ट से बताता हूँ। मैंने बेसिकली एक पोस्ट बनाई हुई थी लिंक्डइन पे गैप थ्योरी के नाम से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैंडल है बेसिकली, कि लो हाई प्रीवियस डे की कैंडल है, तो उसने यहाँ से लो से हाई बनाया, हाई से वापस लो पे आया, एंड देन उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी जो एरो है। बट नेक्स्ट डे जो ओपनिंग हुई है ना, जो करंट डे है, जो ओपनिंग हुई वो कल के क्लोज से ऊपर हुई, ठीक है। एंड देन उसने एक हाई बनाया, लो बनाया, तो ये जो बीच में गैप आया, जो क्लोज और इसके ओपनिंग के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस आया, वो गैप है, ठीक है। हम्म। तो वो चीज है कि अगर गैप होता है ना, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, और प्राइस अगर कंटिन्यू करता है, तो ऊपर की तरफ अगर कंटिन्यू करता है तो गैप रियल ब्रेकआउट है, और अगर प्राइस वापस से नीचे आ जाता है, फिल करता है गैप को, तो फॉल्स ब्रेकआउट है। स्ट्रेटेजी ये थी कि इफ यू बाय आफ्टर गैप अप, तो आपका जो पुट है, पुट स्टॉप लॉस, जो आपका स्टॉप लॉस है वो आपका गैप लेवल के बिलो आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वापस से अपने पोस्ट पे ले चलता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, कल का क्लोज आपका यहाँ हुआ था नीचे की तरफ, लेकिन आज का ओपन आपका ऊपर हुआ है, तो ये भी गैप है, भले ही इसने फिर वापस से नीचे आया, ऊपर गया, गैप किया, मतलब गैप को फिल किया,
बट ये गैप ही कहलाता है। अब मैं इसको आपका ये, अगर आपका ऐसा बड़ा गैप है, ठीक है, ये आपका बड़ा गैप है, ये जो मैंने लिखा है उस पर भी ध्यान मत देना, एग्जाम्पल के लिए मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, बिकॉज वो किसी अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए लिखा हुआ था। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से अगर ये गैप ऊपर की तरफ निकल जाता है तो आपका पहला जो स्टॉप लॉस है वो उस गैप के नीचे की तरफ आना चाहिए, मतलब या तो इस कैंडल के नीचे आना चाहिए, और या तो आप एक बेस जो आपका यहाँ पे बन रहा है, ये जो आपको पिंक कलर का मैंने बेस बनाया हुआ है, या तो यहाँ आना चाहिए, डिपेंडिंग कि आपका कितना रिस्क कैपिटाइट है उस हिसाब से। ठीक है, वही चीज लिखी थी कि पुट योर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द गैप लेवल। ठीक है, तो गैप के जो लेवल थे उस हिसाब से या तो कैंडल के हिसाब से ले लो, और या तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ले लो। अब एलन पोस्ट का मैं ये आपको डाल दूंगा अगर आपको गैप के बारे में और पढ़ना होगा तो। अपन लास्ट आते हैं अपने रिट्रेसमेंट, थ्रोबैक्स और पुलबैक्स के ऊपर। तो ट्रेंड जो रहते हैं, माइक को मेरे को बार बार चेक करना रहता है क्योंकि कल मेरे साथ माइक का इशू हो गया था, तो मैं माइक बार बार चेक कर रहा हूँ। तो ट्रेंड रियली मूव करते हैं परफेक्टली स्ट्रेट लाइन में, वो थोड़ा सा पीछे आते हैं, उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको नॉर्मली मैं समझाता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। पहले आपका अगर कोई ब्रेकआउट हुआ, नीचे की तरफ आया फिर ऊपर गया, या आपका कोई ब्रेक डाउन हुआ ऊपर की तरफ फिर नीचे आया, ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं इनको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, कि प्राइस वापस से उस लेवल पे आता है जहां से उसने ब्रेक डाउन किया था या ब्रेकआउट किया था। ठीक है, इन दोनों को रिट्रेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों रिट्रेसमेंट है। अब जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, जो ऊपर वाला होता है इसको अपन थ्रो बैक बोलते हैं। थ्रो बैक मतलब आफ्टर अ स्टॉक ब्रेक्स अपवर्ड थ्रू रेजिस्टेंस एंड इट ऑफन क्विकली डिप्स बैक डाउन टू टेस्ट दैट ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट कि ऊपर की तरफ अगर निकला है और फिर रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट बना लिया है और वापस से ऊपर निकल गया है तो इसको आप थ्रो बैक बोलेंगे। और जब किसी सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और उसको वापस एज अ रेजिस्टेंस वो टेस्ट करके नीचे की तरफ आता है तो वो पुल बैक होता है। ठीक है, दोनों को रेजिस्टेंस सॉरी रिट्रेसमेंट बोलते हैं। एक रिट्रेसमेंट को अपन थ्रो बैक बोलते हैं जो ऊपर की तरफ निकलता है, एक रिट्रेसमेंट को अपन पुल बैक बोलते हैं जो नीचे की तरफ निकलता है। ठीक है, थ्रो मतलब ऊपर थ्रो करना, पुल मतलब खींचना, नीचे खींचना। ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि रिट्रेसमेंट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज 50% से ज़्यादा अगर प्राइस का रिट्रेसमेंट होता है तो वो एक वीक सिग्नल बताता है कि ये शायद हो सकता है कि ये फॉल्स आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है। ठीक है ना, तो करेक्ट, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एक एग्जाम्पल शायद बचा हुआ है नाल्को का। करेक्ट, तो अपन एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो अपन को यहाँ पर जैसे दिख रहा है थोड़ा सा ये, ये जो पॉइंट था आपका, ठीक है, ये ब्रेकआउट के बाद इसने एक थोड़ा सा अप ट्रेंड देना चालू किया, ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा सा नीचे आया फिर ये ऊपर गया। देखा आपको ये वाला पॉइंट, तो ये आपका थ्रो बैक कहलाएगा, है रिट्रेसमेंट, आप रिट्रेसमेंट बोल लीजिए, बट ये थ्रो बैक कहलाएगा। और अगर ऐसे ही ये नीचे आके ऐसे जाता तो ये आपका पुल बैक हो जाता। ठीक है, गॉट इट। अब अपना लास्ट बचा है 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो। ठीक है, बिफोर प्लेसिंग योर ब्रेकआउट ट्रेड ऑलवेज कैलकुलेट योर रिस्क टू रिटर्न रेशियो। ठीक, तो अपन इसको कंप्लीट करते हैं आज फटाफट से। तो अपन एग्जांपल देखते हैं फटाफट से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। एक्सेल पे मतलब मैं समझा पाऊंगा ज़्यादा अच्छे से, तो अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ बेसिकली 1:2 एंड 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को। 1:3 का जो अपन को बुक में दे रखा है कि सबसे लीस्ट आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मतलब करना चाहिए आपको, वो 1:3 है।
1:2 अब इसलिए काम में नहीं आता है, मतलब आजकल का जो मार्केट वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, तो 1:2 से आप लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट्स वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकली समझाने की ट्राई करता हूँ कि क्या होता है। 1:2 का मतलब कि आपका रिस्क 100 रुपये का आप ले रहे हैं, स्टॉप लॉस मतलब आप 100 रुपये का लगाएंगे, बट आपका जो टारगेट है वो आप 200 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1:3 का मतलब है कि आप 100 रुपये का एसएल लगा रहे हैं लेकिन 300 रुपये टारगेट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन अपन से फर्स्ट स्टेबल को देखेंगे। विन रेशियो मतलब मैंने लेके रखा हुआ है कि जो बेस्ट पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब आपका किसी भी एक कॉइन को अगर आप फ्लिप करेंगे तो उसमें या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो आप कोई भी यार ट्रेड लेंगे 2 बार, तो मैं बेस्ट पॉसिबल केस लेके चल रहा हूँ कि एक बार बेस्ट पॉसिबल मतलब वैसा नहीं कि वही दोनों ही टाइम आप विन कर जाएं, वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वो ये है कि आपका एक बार आप विन कर रहे हैं, एक बार आप लूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसा लेके चल रहा हूँ कि दो में से एक बार आप विन कर रहे हैं, दो में से एक बार आप लॉस हो रहा है आपको। तो 50% के विन रेशियो पे आप देखिए मैंने 100 ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो 100 में से 50 ट्रेड चले, 50 ट्रेड नहीं चले। 50 में मतलब अपना टारगेट अचीव हुआ, 50 में अपना एसएल आया। तो ये जो आपको कॉलम दिख रहा है बेसिकली आपका रिवॉर्ड इंटू आपका ट्रेड, ठीक है। तो आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 200 इंटू 50, ठीक है। 50 आपके क्योंकि टारगेट वाले ट्रेड थे वो आपको हिट कर गए, मतलब 200 का जो टारगेट था वो 50 बार हिट हुआ है, तो आपके 10,000 रुपये आ गए। अब 50 बार आपको लॉस भी हुआ है, तो लॉस का जो आप यहाँ फॉर्मूला देखेंगे कि आपका जो रिस्क है, रिस्क 100 रुपए का, तो 100 × 50 5,000 रुपए का आपका लॉस हुआ है। सेम 1:3 के केस में कि आपको 50 बार आपके जो ट्रेड चले उसमें 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो आप यहाँ पे 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, बट आपका लॉस वही था 100 के हिसाब से, तो 100 × 50 5,000 रुपये, तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना आया, 1:2 में 5,000 आया, 1:3 में 10,000 आया, ठीक है। अपन समझते हैं अब बिकॉज मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का विन रेशियो क्यों कम कर रहा हूँ, बिकॉज क्वांट या फिर आपके जो अल्गो ट्रेडिंग्स वगैरह रहते हैं उनके विन रेशियो काफी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बट ये मैं लेके चल रहा हूँ जो विन रेशियो, ये मैनुअल ट्रेडिंग की लेके चल रहा हूँ, जो रिटेलर ट्रेड करते हैं, तो इनकी जो स्टडीज के हिसाब से विन रेशियो आए वो मैक्सिमम लाए करते हैं 30 to 60% की रेंज के बीच में। 60 मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज काफी वो ज्यादा उसमें आउटलायर्स आ जाते हैं, तो मैं लो साइड ही लेके चल रहा हूँ, सेफर साइड पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो रिटेलर्स है वो लॉस ही करते हैं। सो यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेशियो 40% है, मतलब आपके जो टारगेट्स हैं वो 100 में से 40 ट्रेड्स में अचीव हुए एंड आपके 60 ट्रेड्स में आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो अब अपन वो देखते हैं। तो सेम आपका 1:2 में अपन देखते हैं, तो 200 ट्रेड में आपको सॉरी 40 ट्रेड में आपको 200 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 8,000 रुपये बने आपके, बट आपको 60 जो आपके 60 ट्रेड थे उसमें 100 रुपये का लॉस हुआ, तो आपके 6,000 बने, तो टोटल आपका जो प्रॉफिट हुआ ना वो 8,000 माइनस 6,000 2,000 का बना। अब 1:3 में देखते हैं, तो आपका 300 रुपये का जो प्रॉफिट था आपको 40 बार अचीव हुआ, तो आपका 12,000 रुपये बने, ठीक है। अब आपका ये जो लॉस हुआ वो तो सेम एज इट इज था, बिकॉज आपने 100 रुपीज का ही लॉस लेके रखा हुआ था, बट 60 टाइम्स आपको हुआ तो आपको 6,000 रुपये का लॉस हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको धीरे धीरे आप, बट आपका विन रेशियो 40% है, वो ध्यान रखना है ना। तो आपको 8,000 माइनस 6,000 2,000 रुपये का, बट यहाँ पे 12,000 माइनस 6,000 आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब सबसे वर्स्ट केस कंडीशन में आता है कि आपकी स्ट्रेटेजी 30% ही चलती है, ठीक है। तो सेम आपके 30 ट्रेड चल रहे हैं, तो आपका रिवॉर्ड मिला 200 रुपये का, तो 6,000 रुपये बने। 70 ट्रेड्स आपके नहीं चले तो 100 रुपये आपके गए, 70 ट्रेड में 7,000 रुपये, तो यहाँ पे आप नेगेटिव में आ गए 1:2 में। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपका 9,000 सॉरी आपके 30 ट्रेड्स चले 300 रुपये वाले, 300 टारगेट वाले, तो आपके 9,000 बने। बट 70 ट्रेड अगर नहीं भी चले 100 रुपये वाले, 100 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 7,000 रुपये, तब भी आपके 2,000 रुपये बच रहे हैं, ठीक है। इसमें ये हाइपोथेटिकल थोड़ा सा एग्जाम्पल, बिकॉज इसमें अभी ब्रोकरेज वगैरह इंक्लूड नहीं हुआ है, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे एग्जैक्टली 30% इतना लो भी नहीं जाता है। अब ऐसे आप बोलेंगे कि सर फिर तो मेरा 20% 0% ही होगा, बट आप अगर वर्क करेंगे तो आपका जो विन रेशियो है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40-50 के बीच में रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 1:3 के हिसाब से ही ज्यादा अच्छी बैठेगी, ठीक है ना। तो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड वाला जो चीज थी वो भी कवर हो गई है आई गेस, ठीक है, जो रूल बताया हुआ था। और कुछ तो नहीं बचा है आई गेस, ठीक है।
सो यस, अपना चैप्टर 6 कंप्लीट होता है आज। ये भी लंबा हो गया, बट वो ये मतलब एक टाइम में ही आपको सब बता दूं, बाद में बार बार सेम चीज़ों के लिए शायद वीडियो बनाना पॉसिबल ना हो। तो मैं जितना हो सकता है मेरे पास नॉलेज उतना देने का ट्राई करता हूँ। सॉरी फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। कितना हो गया? ओके, ये भी मतलब 1.25 घंटे का गया है। ठीक है, सो चैप्टर 6 इज कम्प्लीटेड। एक बार समरी आप देख लो कि अपन ने आज क्या क्या पढ़ा है। ब्रेकआउट क्या होते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट क्या होते हैं, कंफर्म कैसे करते हैं ब्रेकआउट को इन 4 मेथड्स के थ्रू। एटीआर पढ़ा अपन ने, बीटा पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, पिवट पॉइंट्स देखे अपन इंट्राडे में कैसे यूज होते हैं, गोल्डन रूल्स देखे अपन ने स्टॉप लॉस के लिए, एंड एंट्री, जो एंट्री स्टॉप रहता है वो एंट्री अपना प्राइस रहता है, लिमिट प्राइस लिमिट ऑर्डर जो रहते हैं। एडवांस स्टॉप्स पढ़े अपन ने, ट्रेलिंग, पैराबोलिक एंड परसेंट ऑफ गेन, टाइम स्टॉप, मनी स्टॉप, ये सब। गैप के ड्यूरेशन में क्या होता है, ये छोटा ही टॉपिक था, छोटे में फटाफट कवर किया बिकॉज गैप शायद आगे है और एक चैप्टर में और है, तो अपन वहां पे अच्छे से कवर करेंगे। रिट्रेसमेंट, थ्रोबैक, पुलबैक्स देख लिया, एंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देख लिया अपन ने। ठीक है, तो एक बार आप एमसीक्यू वगैरह भी देख लो। ठीक, आई गेस आपने नोट मतलब देख के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। तो आई गेस अपना ये हो गया चैप्टर 6 कंप्लीटेड, और कुछ रहा होगा तो अपन आगे देख लेंगे। मतलब कुछ वैसे मैं छोड़ने की कोशिश करता नहीं, बट फिर भी इन केस वीडियो बनाते बनाते ध्यान में नहीं रहता क्या पढ़ना है, क्या रह जाता है, तो इसलिए चैप्टर 6 कंप्लीटेड। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।